arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। विश्व की प्रमुख क्रांतियां। इसके अंतर्गत इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 यानी रक्तहीन क्रांति प्रस्तावना में है। अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में क्रांति के संबंध में विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि किसी देश के शासक वर्ग में परिवर्तन ही पूर्ण क्रांति नहीं है, शासक वर्ग के साथ ही साथ उस देश के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन ही पूर्ण क्रांति है। इस तरह अरस्तु का मानना है कि पूर्ण क्रांति उसे कहेंगे जिसमें शासक वर्ग एवं संविधान दोनों में परिवर्तन हो जाए और नई व्यवस्था का जन्म हो। क्रांति का अर्थ किसी भी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ही क्रांति कहलाता है। किसी भी देश में होने वाली क्रांति के बीज उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित रहते हैं। असंतोष को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्रांति हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। ऐसी स्थिति में जब सरकार के लिए पुराने लीक पर चलना कठिन हो जाता है और वह समय के अनुसार जनता की इच्छाओं और मांगों के अनुरूप प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार नहीं कर पाती, तो देश में क्रांति का होना स्वाभाविक हो जाता है। क्रांति अकस्मात नहीं होती, वरन क्रांति के मूल में अनेक मूलभूत मौलिक कारण छिपे होते हैं। जब जनता की भौतिक आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो पाती, जनता की इच्छा और भावनाओं के विपरीत शासक वर्ग उन पर करों में वृद्धि कर देती है। उनकी राजनीतिक सुधारों की मांग की उपेक्षा कर उन पर तरह तरह से अत्याचार करती है। उनका आर्थिक शोषण कर उनकी स्वतंत्रता का हनन करती है। तब जनता में प्रशासक वर्ग के खिलाफ असंतोष के बीज प्रस्फुटित होते हैं और यह असंतोष लंबे समय से चली आ रही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण का परिणाम होती है। और जब यह शोषण जनता की सहन शक्ति के सीमा के बाहर हो जाती है, तभी क्रांति होती है। और अब क्रांति का स्वरूप। क्रांति हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। हिंसात्मक क्रांति के अंतर्गत जनता शासक वर्ग के विरुद्ध हथियार उठा लेती है और बल प्रयोग व शक्ति के द्वारा शासक वर्ग को अपदस्थ करने का प्रयास करती है, जिसके फलस्वरूप भयंकर रक्तपात तथा खून खराबा होता है और अव्यवस्था और अराजकता एवं अशांति की स्थिति हिंसात्मक क्रांति के दौरान निर्मित हो जाती है। अहिंसात्मक क्रांति में जनता प्रशासक वर्ग का असहयोग करती है और प्रशासक वर्ग के खिलाफ हथियार नहीं उठाती, अपितु प्रशासक वर्ग को जनता की इच्छा के सामने झुक जाना पड़ता है और सिंहासन अथवा प्रशासन की समस्त शक्तियां त्याग देनी पड़ती हैं। जनता अब अपनी इच्छा के अनुरूप प्रशासक नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र हो जाती है। क्रांति में हिंसात्मक स्वरूप ही ज्यादा दृष्टिगोचर होते हैं। सामाजिक राजनैतिक क्रांति का अर्थ। जब सामाजिक क्षेत्र में फैली सामाजिक कुरीतियों जैसे अंधविश्वास, जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव आदि के विरुद्ध हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक तरीकों से आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए, तो उसे सामाजिक क्रांति कहेंगे। इसी तरह जब राजनीतिक क्षेत्र में यदि किसी देश की किसी विशेष राजनीतिक व्यवस्था जैसे राजतंत्र के विरुद्ध हिंसात्मक अथवा अहिंसात्मक तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की जाए, तो उसे राजनीतिक क्रांति कहेंगे। मानव समाज के विकास के लिए क्रांति की आवश्यकता। एक ही प्रकार के व्यवस्था के अधीन रहने पर मानव विकास की गति रुक सी जाती है। समाज में कई प्रकार की कुरीतियां जैसे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अशिक्षा, ऊंच नीच का भेदभाव, अज्ञानता आदि पनपने लगती है, जो पुरानी व्यवस्था का अंग सा बनकर रह जाती है। अतः इन्हें दूर करने के लिए पहले जनता द्वारा शांतिमय उपायों से शासक वर्ग से सहयोग की अपेक्षा की जाती है, जिससे शासक वर्ग अपने विरुद्ध षड्यंत्र या विद्रोह समझकर जनता की इच्छाओं एवं मांगों की उपेक्षा कर सकता है तथा जनता असंतुष्ट होकर सत्ता परिवर्तन हेतु हिंसा एवं शक्ति का सहारा लेकर
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर देती है, जिसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं। ऐसी क्रांतियां मानव समाज के विकास के लिए अति आवश्यक तथा हितकर समझी जाती हैं। इतिहास साक्षी है कि क्रांति और आंदोलन मानव को प्रगति की ओर ही ले गए हैं। और अब क्रांतिकारी भावना के उदय के कारण। पहला, राजाओं की निरंकुशता एवं अत्याचार। राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है और उसके पास असीमित शक्तियां होती थी। राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता था और उसके पास असीमित शक्तियां होती थीं। 16वीं सदी से ही राजा बड़े निरंकुश एवं अत्याचारी हो गए थे। वे जनता का आर्थिक शोषण करने लगे थे। जनता की राजनैतिक हितों एवं मांगों की सर्वथा उपेक्षा कर रहे थे। आए दिन जनता को तरह तरह से सताया करते थे तथा जनता राजा के उत्पीड़न का शिकार होती थी। राजाओं के द्वारा जनता की इच्छाओं और मनोभावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता था। अतः जनता में राजाओं के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ। यही आक्रोश राजाओं के विरुद्ध क्रांति के रूप में विस्फोटित हुआ। दूसरा, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो भागों में बंट गया था। पहला, पूंजीपति वर्ग और दूसरा, मजदूर वर्ग। पूंजीपतियों द्वारा मजदूर वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु तत्कालीन राजाओं अथवा सरकारों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप मजदूरों में भी तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध गहरा असंतोष था और इसी गहरे असंतोष ने आगे चलकर क्रांतिकारी भावनाओं को जन्म दिया। तीसरा, बौद्धिक जागृति। पुनर्जागरण के फलस्वरूप 16वीं सदी के बाद लोगों में बौद्धिक जागृति आई, जिसके कारण विश्वास पर आधारित तत्कालीन धारणाओं पर भारी प्रहार किया गया। अब लोगों ने धीरे धीरे उन विचारों को महत्वहीन एवं प्रभावहीन कर दिया जिसके फलस्वरूप लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच समुदायों में तथा विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकार विहीन समूहों में बांटा जाता था। अब लोग समानता के पक्षपाती थे और इसी भावना ने आगे चलकर क्रांति एवं राष्ट्रीय भावना को जन्म देने में योगदान दिया। चौथा, राष्ट्रीयता एवं सहजातीयता की भावना का विकास। एक ही राष्ट्रीयता, धर्म एवं जाति के लोग अनेक राज्यों में निवास किया करते थे, अर्थात ये लोग यूरोप के अनेक राज्यों में बिखरे हुए थे। इनका अपना एक राष्ट्र नहीं था। जब इनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई तब राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला और ये लोग अपनी पहचान बनाए रखने हेतु नए राज्य निर्माण की ओर अग्रसर हुए और इस हेतु इन्हें विदेशी शासकों अथवा साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन चलाना पड़ा। इस तरह एक ही जाति, धर्म और एक ही संस्कृति के लोगों में स्वतंत्र राज्यों के रूप में अपने को संगठित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। पांचवा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना का उदय। पुनर्जागरण एवं बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना जागृत हुई। अब लोग राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता का अधिकार चाहते थे। समाज में ऊंच नीच के भेदभाव समाप्त कर भाईचारे की भावना के पक्षधर थे। राजाओं की निरंकुशता, पादरियों एवं सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर सभी लोगों के लिए एक ही नियम कानून के पक्षधर थे। इस भावना ने भी क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दिया। छठवां, उपनिवेशवादी अथवा साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष। यूरोपीय राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड उपनिवेशवादी राष्ट्र थे। इन देशों ने एशिया, अफ्रीका के पिछड़े हुए राष्ट्रों को अपना गुलाम बना लिया था तथा इन पिछड़े हुए राष्ट्रों का इन देशों ने बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण किया। यहाँ की जनता पर भयंकर अत्याचार किया। फलस्वरूप इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और इन लोगों ने ये समझ लिया कि जब तक विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों को उखाड़कर नहीं फेंका जाएगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता और हमारे हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस भावना ने भी क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म दिया।
इन सभी भावनाओं ने क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दिया। 18वीं सदी से 20वीं सदी तक का यूरोप का इतिहास क्रांति से भरा है। यूरोप के लगभग सभी देश क्रांति से अछूते न रहे, चाहे वह इंग्लैंड हो या रूस, चाहे वह अमेरिका हो या फ्रांस, सभी जगह हमें तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह एवं क्रांति दिखाई देते हैं। इनमें से कोई भी देश क्रांति से अछूता नहीं रहा। साधारणतया किसी सरकार या किसी व्यवस्था के विरुद्ध लोग तब तक विद्रोह नहीं करते जब तक वे ये नहीं समझते कि पुरानी व्यवस्था में रहना अब संभव नहीं है। क्रांतियां तभी होती हैं जब कोई तत्कालीन व्यवस्था बहुसंख्यक जनता के लिए असह्य हो जाती है। यही बीज एक नई व्यवस्था के लिए विवश कर देती है। क्रांतियां संक्रामक होती हैं। एक जगह जन्म लेने वाले क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों में भी बड़ी तेजी से फैल सकते हैं और अन्य देशों की उत्पीड़क सरकारों द्वारा पीड़ित जनता को क्रांति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह क्रांतियों के फलस्वरूप समाज में बुनियादी परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या अकस्मात भी हो सकते हैं। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।